प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम पॉलिटी के एक नए टॉपिक केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत में महान्यायवादी लेकर आए हैं, जिसे संविधान के अनुच्छेद 76 में रखा गया है और इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल में पढ़ेंगे गठन, क्यों इसका गठन किया गया, इसे गठन करने के पीछे क्या उद्देश्य है, इसकी महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, शपथ कौन दिवाते हैं, वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाएं कितनी है और कार्यकाल तथा पदत्याग क्या है। पहली बात कि महान्यायवादी किसे कहते हैं। महा मतलब बड़ा, न्यायवादी, वादी मतलब देने वाला, महा मतलब कि महान्यायवादी को इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल या सर्वोच्च विधि अधिकारी। सर्वोच्च विधि अधिकारी कहते हैं अटॉर्नी जनरल को। किस कारण से अटॉर्नी जनरल का पोस्ट क्रिएट किया गया है, क्या कारण है, कारण क्या है। अटॉर्नी जनरल नहीं रहेगा तो इससे क्या घाटा होगा, तो इसके पीछे समझने के पीछे हम एक उदाहरण देते हैं कि अटॉर्नी जनरल का उपयोग ठीक उसी प्रकार है जैसे एक आम जनता को अगर कानूनी सहायता चाहिए न्यायालय में, तो उसको सहायता करने के लिए वहाँ लॉयर बैठे हुए हैं, वकील बैठे हुए हैं। क्योंकि आम जनता के पास तो लॉ की डिग्री नहीं है। अब लॉ की डिग्री नहीं है तो अपना केस को हैंडल भी नहीं कर सकते हैं न्यायालय में। जब अपना केस को हैंडल न्यायालय में नहीं करेंगे तो उनका केस कौन हैंडल करेगा। तो उनके केस को हैंडल करने के लिए एक अधिकारी बनाया, एक लॉयर होता है जो लॉ का डिग्री लिए हुए होता है। तो आम जनता को न्यायालय में न्यायिक सहायता देने के लिए जिस प्रकार लॉयर की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट या देश के किसी भी न्यायालय में सहायता देने के लिए अटॉर्नी जनरल होता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि आम जनता को जैसे सहायता वकील करता है, उसी प्रकार सरकार को भी कानूनी सहायता अटॉर्नी जनरल करता है। यही है इसका उपयोगिता। जिस प्रकार आम जनता को जरूरत पड़ते रहती है, उसका जरूरत पड़ेगा वकील करेगा न्यायालय में, तो सरकार का भी केस के लड़ेगा, सरकार का भी केस लड़ेगा महान्यायवादी। तो सिंपल अर्थ में क्या समझेंगे, महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। दूसरा पॉइंट, यह केंद्र की सरकार के कानूनी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में या देश के किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत करता है। तीसरा कि अटॉर्नी जनरल जब तक पोस्ट पर है तब तक वो सरकार के खिलाफ कोई भी केस नहीं ले सकता है, उसके अगेंस्ट में कोई केस नहीं ले सकता है, उसके पक्ष में लेना पड़ेगा, उसके पक्ष में काम करना पड़ेगा। और क्या काम है कि कभी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मंत्रीगण को या बड़े बड़े अधिकारियों को या राज्यपाल को या किसी को भी
किसी को भी अगर कानूनी सहायता चाहिए तो अब महान्यायवादी के पास जाएगा, महान्यायवादी उनको सलाह देंगे। तो कानूनी सलाह प्रदान करते हैं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और बड़े बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को। और सबसे बड़ी बात जो एग्ज़ाम में आता है, बराबर एग्ज़ाम में आता है क्या, कि ऐसा कौन सा गैर संसदीय मेंबर होता है जो संसद में बैठ सकता है, चर्चा कर सकता है, परंतु वोटिंग नहीं दे सकता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है क्या, कि ऐसा कौन सा गैर सदस्य होता है जो संसद में बैठ सकता है, चर्चा कर सकता है, परंतु वोटिंग नहीं दे सकता है। वह है महान्यायवादी। केंद्र में महान्यायवादी जिस प्रकार होते हैं, राज्य में उसी प्रकार महाधिवक्ता होते हैं, जिसको कहते हैं एडवोकेट जनरल कहते हैं। केंद्र में कहते हैं अटॉर्नी जनरल, तो राज्य में कहते हैं एडवोकेट जनरल। तो अनुच्छेद 88 में, अनुच्छेद कितने में, 88 में, अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी संसद में बैठ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, परंतु वोटिंग नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं वोटिंग दे सकते हैं? क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं है, उनको यह अधिकार नहीं है। अधिकार उन्हीं को होता है जो उसके मेंबर होते हैं। चूँकि सत्ता पक्ष के केस है या सरकार का केस है, वो विपक्ष को भी जानने का हक है। विपक्ष भी उनसे तर्क वितर्क कर सकता है, इसीलिए उनको बैठाया जाता है। तो पहला पॉइंट, महान्यायवादी का गठन क्यों किया गया? तो महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। दूसरा, सरकार के न्यायिक मामले को न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में या देश के किसी अन्य न्यायालय में भी जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ पर केंद्र का मामला होगा, फैसले को रखेंगे, मामले को रखेंगे। और तीसरा कि न्यायिक मामले में राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्रीगण हुए, अधिकारी को सहायता देता है। और अगला कि अनुच्छेद 88 के तहत वह संसद में बैठ सकता है, चर्चा कर सकता है, परंतु वोटिंग नहीं दे सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला लिखेंगे क्या, महान्यायवादी के गठन में कि देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। सरकार के न्यायिक मामले को न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। फिर संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को कानूनी सलाह प्रदान करते हैं। चौथा, अनुच्छेद 88 के तहत संसद में बैठ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, परंतु वोटिंग नहीं कर सकते हैं। अब क्या है कि वर्तमान में
देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। और अटॉर्नी जनरल को सहायता करने के लिए अटॉर्नी जनरल को क्या करने के लिए, सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है, जो अभी तुषार मेहता हैं। अभी अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, जो उनको सहायता प्रदान करते हैं, जो उनको क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। छठा पॉइंट है कि पद पर आसीन रहने के दौरान सरकार के खिलाफ कोई भी न्यायिक कार्य नहीं कर सकते हैं। ये सब गठन में उसका हुआ कि क्या होते हैं, उस देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। अभी आपको समझाए कि जिस प्रकार वकील आम जनता का केस लड़ता है, उसी प्रकार अटॉर्नी जनरल सरकार का केस लड़ता है। आम जनता का केस लड़ता है वकील, तो सरकार का केस लड़ता है अटॉर्नी जनरल। तो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सरकार के न्यायिक मामले को सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालय में प्रस्तुत करता है, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति को कानूनी सलाह देता है, अनुच्छेद 88 के तहत संसद में बैठ सकता है, चर्चा कर सकता है, परंतु वोटिंग नहीं कर सकता है। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल हैं, और उनको सहायता करने के लिए सरकार सॉलिसिटर जनरल नियुक्त करती है, जो अभी तुषार मेहता हैं। अब पद पर आसीन रहने के दौरान सरकार के खिलाफ कोई भी न्यायिक कार्य नहीं कर सकते हैं। ये हुआ गठन हुआ। योग्यता देखते हैं कि योग्यता किसके बराबर है, यानी कौन व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बन सकता है। तो अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक योग्यता होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता अटॉर्नी जनरल की होनी चाहिए। तो क्या क्या योग्यता है कि पहला योग्यता है कि वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक हों, हाई कोर्ट में 5 वर्ष जज के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। तो तीसरा, हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। कैसे याद रखना है, हाई कोर्ट में जज के रूप में कितना वर्ष, 5 वर्ष, और वकील के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और वही व्यक्ति क्या बन सकता है, वही व्यक्ति जज बन सकता है। कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का। ये बताया जाएगा, न्यायालय जब पढ़िएगा तब बताया जाएगा क्या कैसे कैसे प्रक्रिया होती है। परंतु योग्यता यही है कि हाई कोर्ट में 5 वर्ष जज के रूप में, 10 वर्ष वकील के रूप में अनुभव होना चाहिए। और वही योग्यता किसकी होना चाहिए, महान्यायवादी का।
महान्यायवादी की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या योग्यता है कि जज के रूप में 5 वर्ष और वकील के रूप में 10 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर नियुक्ति कौन करता है। महान्यायवादी के नियुक्ति कौन करता है, तो वह करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री किनके सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे नियुक्ति। शपथ भी कौन दिवाएंगे, तो राष्ट्रपति ही दिवाएंगे। वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाएं इनका वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाएं कौन फिक्स करेगा। तो ऐसे तो इनको भी संचित निधि से ही वेतन मिलता है, परंतु इनका वेतन तय किया जाता है राष्ट्रपति की इच्छा पर। तो यहाँ पे लिखेंगे वेतन तय किए जाते हैं राष्ट्रपति के इच्छा पर। राष्ट्रपति की इच्छा पर तय किया जाता है इनका राष्ट्रपति की इच्छा पर इनका वेतन तय होता है। इसके अलावा इनको आवास, सुरक्षा, कर्मचारी भत्ता इत्यादि दिए जाते हैं। तो इनका वेतन राष्ट्रपति के इच्छा पर तय किया जाता है। ऐसे इनको भी वेतन संचित निधि से ही मिलता है, देश के संचित निधि से ही मिलता है। और किनके इच्छा पर, राष्ट्रपति के इच्छा पर। इन्हें पेंशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के जज को पेंशन में मिलता है, इनको पेंशन नहीं मिलता है। चूँकि यह सहायता करने के लिए होते हैं, इनका पद के बाद इनको पेंशन वगैरह नहीं दिया जाता है। राष्ट्रपति की इच्छा पर इनका वेतन तय होता है। इसके अलावा कार्यकाल तथा पद त्याग। कार्यकाल कितना वर्ष होता है इनका ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष की आयु तक वो काम कर सकते हैं, परंतु इनका कार्य अनिश्चित होता है। इनका कार्य जब तक राष्ट्रपति को पसंद आता है तब तक करते हैं। जैसे ही इनका कार्य नापसंद हो जाता है, इनको किसी भी हटा सकते हैं। दूसरी बात, कार्यकाल। तो कार्यकाल इनका अनिश्चित है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा कार्य अवधि तय किए जाते हैं। इसके पहले भी राष्ट्रपति किसी भी समय पद से मुक्त कर सकते हैं।
मुक्त कर सकते हैं। तो कौन तय करते हैं? इनका कार्यकाल तय करता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य अवधि तय किए जाते हैं। इनका किसी भी समय हटा सकते हैं। एक चीज़ और कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, परंतु महान्यायवादी को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जाता है। जब इच्छा करेगा राष्ट्रपति को तब क्या कर देंगे, उनको हटा देंगे। इसीलिए इच्छा पर होता है। जब तक काम पसंद पड़ेगा रखेंगे, नहीं काम पसंद पड़ेगा हर तो क्या कर देंगे, विमुक्त कर देंगे। तो क्या लगेंगे, महाभियोग नहीं चलाया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज पर चलाया जाता है, इस पर नहीं चलाया जाता है। और अगर इच्छा हो गया समय सीमा के पूर्व भी कि हम अपना पद छोड़ दें, तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो त्यागपत्र किनको सौंपेंगे? तो त्यागपत्र सौंपेंगे किनको? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति को सौंपते हैं क्या चीज़? त्यागपत्र। महाभियोग नहीं चलाया जाता है इन पर। कौन तय करता है इनका कार्यकाल? इनका कार्यकाल तय करता है राष्ट्रपति। वेतन भत्ते किस फंड से मिलता है? जिसको संचित निधि पर। इनका वेतन पर कोई फिक्स नहीं होता है। इनके वेतन को तय करते हैं कौन? राष्ट्रपति तय करते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर। इसके अलावा आवास सुरक्षा आदि सब मिलते रहता है, परंतु पेंशन नहीं मिलता है। शपथ कौन राष्ट्रपति दिलाएंगे? नियुक्ति कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। और अभी कौन है महान्यायवादी? के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल को सहायता करने के लिए किन की नियुक्ति की जाती है सरकार के द्वारा? तुषार मेहता को। अभी सॉलिसिटर जनरल को किया जाता है, जो अभी कौन है? तुषार मेहता है। महान्यायवादी एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है जो संसद में बैठ सकता है, चर्चा कर सकता है, परंतु वोटिंग नहीं कर सकता है। और सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो सरकार के मामले को न्यायालय में प्रस्तुत करता है। और महान्यायवादी का वही कार्य होता है जो आम जनता के लिए वकील का कार्य होता है। जिस प्रकार आम जनता का केस वकील लड़ता है, उसी प्रकार महान्यायवादी भी सरकार का केस लड़ता है। तो छोटा सा सिलेबस था महान्यायवादी, आपको समझाए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। अगले क्लास में हम कुछ प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से संबंधित कुछ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, अगले क्लास में लाएंगे। आप लोग वेट करेंगे कि हम प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के संबंधित क्वेश्चन आपके समक्ष लाएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। संसद का क्वेश्चन आपके समक्ष रखे थे, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री वगैरह का भी रखेंगे क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन सेशन ख़त्म हो जाएगा, प्रैक्टिस सेशन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उपराष्ट्रपति वगैरह, राष्ट्रपति वगैरह फिर चलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। और नेक्स्ट विषय का इंतज़ार करेंगे। जल्दी ही हम कुछ और नया कुछ लेकर के सब्जेक्ट के साथ में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।